નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી જનાદેશ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ગુજરાતમાં વધુ એક પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી નામની પોલિટિકલ પાર્ટી હવે એક્ટિવ થઈ છે, જેને લઈને આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી, જેમાં પાર્ટીના વર્તમાન અધ્યક્ષ રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, શંકરસિંહ વાઘેલા દ્વારા પ્રેસને સંબોધિત કરવામાં આવી। પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધિત કરતા બાપુએ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારમાં કોઈના કામ થતા નથી અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પાર્ટી બદલીને ભાજપમાં ગયા છે। તેવામાં આજ તારીખ 22/11/24ના રોજ શંકરસિંહ બાપુને ત્યાં એક બેઠક કરવામાં આવી અને આ બેઠકમાં પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી વિશેની પ્રજાલક્ષી કામો કરવા માટેનું આહવાન આપ્યું હતું। एक तो बहुत समय से गुजरात में जैसे पार्थेश पटेल ने बताया कि भाई नई पार्टी 200 घोड़े लेकर पार्टी बनेगी, विजयादशमी को बनेगी। तो ये पार्टी जो आज प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी ने वो 2020 में रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने करवाया। सिंबल भी पीछे देखिए, ज्वेलिंग थ्रो, भाला फेंक इसका निशान है। और कई समय से डॉक्टर राठौड़ साहेब जो बड़ौदा के प्रख्यात डेंटिस्ट रहे, लीमड़ी दाहोद के रॉयल फैमिली से रहे, लेकिन वेल क्वालिफाइड मेयर भी रहे, बूढ़ा के चेयरमैन भी रहे, वो अध्यक्ष थे। हमारे यूसुफ भाई परमार जो कॉर्पोरेटर के गांधीनगर कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी मेयर रहे, ये सब साथ में मिलकर ये पार्टी चलाई। अब एक प्रेशर है, जहां जाए कुछ करिए, मतलब कि एक्टिवली कुछ टीम डेवलप करिए। इस हिसाब से हमने सबने मिलकर जब ये बात हुई तो टाटा हाइनेस सृजरा सिंह से बात हुई कि आपको कोई तकलीफ न हो तो ये जिम्मेदारी लीजिए। अभी भी जो क्षत्रिय एजुकेशन हुआ था उसमें भी आप एक्टिव थे, सबको पता है। ट्राइबल एरिया से आते हैं, एजुकेशन के उसमें लगाव भी है, अपने एरिया में स्कूलें सब व्यवस्था दी है। तो अब वी आर थैंकफुल टू हिम कि भी इन्होंने हाँ कहा, ठीक है मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। वेरी फ्रेश, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, सिवाय कि मैं ब्लड पॉलिटिकल वो अलग बात है। इस हिसाब से हमने जो यहाँ मिले थोड़े दिन के पहले, तो तहसील जिला पंचायतों के इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आने के बाद पार्टी की बात हो तो हो, कभी बाद में, तो इलेक्शन आने से पहले हमने आज हमारे नए अध्यक्ष जी का ऐलान किया है कि आप जिम्मेदारी संभालें। 22 तारीख को सब वर्कर्स को बुलाकर नया कार्यालय और एक अधिवेशन जिसको हम कहते हैं वो होगा गांधीनगर में, अदालत में। इस हिसाब से नई एक्टिव पार्टी, गुजरात में जो पॉलिटिकल वैक्यूम है अभी, न अपोजिशन का रोल पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं है, न गवर्नमेंट का कोई रोल एक्टिव प्रो पीपल वो भी नहीं है। तो फिर क्या, तो कुछ करना चाहिए। और इसमें कोई पॉलिटिकल नई बात नहीं है। गुजरात में पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल वो है, बी टीम है, सी टीम है, ये काल्पनिक बातें होती। उसका एग्जाम्पल दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस का शासन रहा। शीला दीक्षित बहन इतनी वेरी एक्टिवली चीफ मिनिस्टर रही और बीजेपी का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा। दोनों को छोड़कर छोटी पार्टी अपने आप आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीती। लेकिन लॉजिक गलत है आपका कि बी टीम है वो, सी टीम है वो, या रूलिंग पार्टी ही आती है। ये इस हिसाब से गुजरात में भी अगर सही लोग, अच्छे लोग, जिसका सोशल रेपुटेशन अच्छा हो, और आजकल जो हो रहा है कि गंदा आदमी रैपिस्ट हो, गुंडा हो, बदमाश हो, पंजी स्कीम वाला हो, बीजेपी अपना खेस पहनाओ, पवित्र हो जाओ। और जब गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है एंटी सोशल लोगों को, लोग मरते, लोग मरे, इसका आवाज कौन उठाएगा? तो इसका आवाज हम उठाएंगे। और आवाज उठाने के लिए पार्टी आज नए अध्यक्ष के साथ गुजरात की राजनीति में एक्टिवली भाग लेने के लिए आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता को कहने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आपको 2022 में आम आदमी पार्टी काफी ढंग से चुनाव मैदान में उतरी, लड़ी भी, पार्टी विधायक भी आए, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी साबित हो गई। कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को उसके जरिए 156 सीटें मिली। वो किसी का वोट गलत है, कोई किसी का वोट नहीं काटता है, वोटर अपने हिसाब से वोट काटता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सबका रीडिंग था कि ये होगा, क्यों नहीं हुआ? 6 पार्टी है, 6, 2 ब्लॉक, इंडिया और एनडीए। इसलिए ये तो होता रहता है। वो उसकी चिंता आप वोट के ऊपर छोड़ी, लोगों को वोट देना ही दे, वो मालिक है। और इसलिए हम कहते हैं कि हाईकमान ही हमारा मालिक। आपका रोल क्या होगा इस बार? आपका रोल क्या होगा?
अरे तो हम अब क्या 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 जो भी होगा, आज की यथा परिस्थिति को चेंज करने के लिए नई और अच्छी लीडरशिप आए, 27 में असेंबली का इलेक्शन आता है, उसमें चेंज, रियल चेंज हो, एस की जगह वाई आए, इसके लिए ये पार्टी में जो भी होगा कन्वेंशन से पूरा 24/7 काम करे। बापू, आपने कहा कि 2020 से ये पार्टी है, तो अभी तक जो पब्लिक के जो इश्यूज थे उसको रेस करने में तो पार्टी टोटल फेलियर है। कभी हमने देखा नहीं है कि ये पार्टी ने आवाज क्या दी है। कोरोना में कहाँ थे आप? पार्टी में हम गए थे, आग लगी थी वहां देश में, कहाँ थे आप? उसके बाद तो बहुत सारे नहीं, issues नहीं, हुए। बहुत प्रोग्राम है ऐसा, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा। हाँ, मीडिया में नहीं गए और लोगों को मार्केटिंग नहीं किया, कोई मतलब नहीं था कहने का। किसी की देखने के लिए आप जाते हैं, मैं सिविल में कोरोना में हम गए, हमको कोरोना लग गया, होता रहता। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा पार्टी का? थैंक यू। માં કાર્ડ આવતા જ ડોક્ટરોએ નળી બ્લોક હોવાનું કહી દીધું. પત્નીએ કહ્યું, મારે મારો પતિ જ જોઈએ છે. અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં કાકડિયા હોસ્પિટલમાં દર્દીને સ્ટેન્ટ મૂક્યા બાદ તેનું મૃત્યુ થતા પરિવારજનોએ હોસ્પિટલમાં હોબાળો કર્યો. અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરમાર અરવિંદભાઈને વ્યક્તિને મોડી રાત્રે દુખાવો થતા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આજે સવારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીને સ્ટેન્ટ મુકાયા બાદ તેમની તબિયત વધારે બગડી અને તેમનું મૃત્યુ થયું. પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે હોસ્પિટલની બેદરકારીથી સ્ટેન્ટ મૂક્યા બાદ તેમનું મૃત્યુ થયું છે, જેથી પરિવારજનો હોસ્પિટલ પહોંચી હોબાળો મચાવ્યો. અને આ હોસ્પિટલમાં ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય વલ્લભભાઈ કાકડિયા ત્યાંના ટ્રસ્ટી પણ છે. तो यहाँ पे ईसीजी कराया, दवा दी, इंजेक्शन दिया और बोले गैस हो गया तो दवा लेके घर भेज दिया। सुबह बोले रिपोर्ट देखने आ जाना, तो सुबह ये लोग आए, सुबह रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर ने तो तुरंत बोल दिया इनको तो अटैक आया, इनको तो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, इनको तो सुई लगाना पड़ेगा, स्टैंड रखना पड़ेगा, ऐसा बोला। अब ये अकेली औरत आई थी, उसका देवर साथ में आया था, बराबर। और जब बोले कि इतना पैसा होगा, ज्यादा पैसा होती है, तो बोले कि मैं तो मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, बराबर, मैं तो लारी चलाती हूँ, इसमें हमारा गुजरा था। तो उसको डॉक्टर ने बोला ठीक है, कोई वादा नहीं, आयुष्मान कार्ड होगा तो उसमें कर दूंगा हम, आप चिंता मत करो। तो ये उसका देवर लेने गए। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि जब मरीज यहाँ पे था, अकेला था, इन दोनों को भेज क्यों देगा? तो उनको बोलना चाहिए ना, तो वडील को हाँ हाँ हाँ, कोई बुजुर्ग हो तो उसको बुलाओ, नहीं बुलाया, ये लोग लेके आया, तुरंत एंजियोग्राफी कर दिया, तुरंत स्टैंड करा दिया। जब कर रहे थे वहाँ उसका इतना डैमेज, नस नस कट गई, बड़ा डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हमारे से ये भूल हो गई। ऑपरेशन करके लाए तब तो अच्छे थे, फिर 5 मिनट के बाद डॉक्टर सब बोलने लगे कुछ हो गया, ज्यादा श्वास चलने लगा। और इसका बोला कि इसको चाय बिस्किट खिलाओ, मरीज को चाय बिस्किट खिलाओ। ये लेने गई तो बोले नहीं, अभी ने बाद में खिलाना, और ये लेके आई। तो हमने बोला कि ज्यादा हो, अगर आपसे कुछ ना हो तो हमें छुट्टी दे, तो हम यूएन मेहता में ले जाएंगे। तो भी इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी। कितनी बार बोले नहीं, 15 मिनट रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, तो भी इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अंदर किसी को जाने नहीं। जब ऑपरेशन करके आया था तो यहाँ पे हाथ में खाली सुई लगी थी, किसी और जगह सुई ना। और जब और थोड़ी की देर के बाद हम देखने गए, मर गए, तो यहाँ पे नली थी, यहाँ पे वेंटी पर डाल दी। ये जो घटना घटी है डॉक्टरों के कारण ही घटी है। हाँ, डॉक्टर ने नस काट दी, आपको बता रही हूँ, डॉक्टर ने नस ऑपरेशन होता है, उसने स्वीकार किया है कि मेरे से ब्लड कट गई है, डॉक्टर ने काट दी। यानी ये पूरी जो गंभीर जो बात है पूरे डॉक्टर के कारण ही हुई है। हाँ, डॉक्टर ने ही बेदरकारी है। डॉक्टर ने चाय का बोला, मेरे को चाय सुलगाते हैं, उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद चाय नाश्ता का बोलते हैं, उसने तुरंत कैसे चाय का बोल दिया? 10-15 मिनट में चाय नाश्ता 10-15 करवा मिनट दो। में कैसे उसने चाय नाश्ते का बोल दिया? इतना मैं लेने गई और वापिस आई तो अंदर ही नहीं जाने क्योंकि दिया। एनेस्थीसिया से बेहोश हो जाते हैं इंसान। शुरुआत कैसे हुई थी, यानी क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको पहले? वो रात को 3 बजे उनको गैस ही था, सिर दुख रहा था और गैस भर गई थी ना, उससे उनको छाती में दुख रहा था, बस और गैस ही था, गैस ही था और कुछ नहीं था। उनको ऐसा तो होता था, पहले भी कई बार होता, गैस का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने अटैक बता के नस काट दी। રોડ શેરકોટડા ખાતે આવેલ કાકડી હોસ્પિટલમાં એક દર્દી હતા જેમનું નામ હતું અરવિંદભાઈ પરમાર અને તેઓ અમરાઈવાડીના રહેવાસી છે. આજે એમનું અહીંયા વહેલી સવારે જ્યારે એમને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો તો એમને અત્રે હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવેલા હતા. હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે એમની પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન પરિવારજનોને જાણ કરેલી હતી કે જે આ અરવિંદભાઈ છે એમને હાલમાં હૃદયનો હુમલો આવેલો છે અને ત્યારબાદ એમનું જે
આગળની મેડિકલ તપાસ કરતા એમાં એમના જે એક હૃદયની એક નળી હતી એમાં બ્લોકેજ હતું. તો બ્લોકેજનું તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવું જરૂરી હોય એ અંગેની એમને સમજ કરી અને ત્યારબાદ જે અરવિંદભાઈ છે એમનું ઓપરેશન કરવામાં આવેલું. ઓપરેશન બાદ છે એ એમની મેડિકલ કન્ડિશન થોડી ક્રિટિકલ થયેલી હતી અને એ ક્રિટિકલ કન્ડિશનના કારણે તેઓનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. તો આજે એમના મૃત્યુની જાણ થતાં જ પરિવારજનો દ્વારા ડૉક્ટર છે એમને સારવારમાં બેદરકારી દાખવી હોય એ અંગેની પરિવારજનોની રજૂઆત હતી અને પરિવારજનોએ જે છે એ અંગે હોસ્પિટલના તંત્રને રજૂઆત કરેલી હતી અને એમના પરિવારના ઘણા બધા સભ્યો અહીંયા હોસ્પિટલ ખાતે હાજર છે. બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ પણ તાત્કાલિક કાકડિયા હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચેલ છે અને હાલમાં જે છે પરિવારજનોને એમના મૃત્યુનું જે કંઈ એમના ડૉક્ટરો તરફથી જે પણ કંઈ બેદરકારી કે જેના પણ એમના જે આક્ષેપો છે એ બાબતે એમને અત્યારે હાલમાં જે એમના પરિવારજનનું મૃત્યુ થયું છે તો એનું અકસ્માત મોતની જાહેરાત જે છે લેવામાં આવી રહી છે અને ત્યારબાદ એસડીએમ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં આ જે મરણ જનાર છે એમનું ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરી અને આગળની પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવશે. બની હતી અને હવે મેનેજમેન્ટ શું નિર્ણય લીધો છે? મેનેજમેન્ટમાં હવે દાખલા તરીકે રાત્રે અરવિંદભાઈ પરમાર જે અત્યારે જે અહીંયા છે એ રાત્રે પેશન્ટ તરીકે આવેલા પછી પાછા હવે એના જતા રહ્યા પાછા જતા રહ્યા એટલે નોર્મલ એટેક હતો. પછી અમને કંઈક બે સાથે ચેકિંગ કર્યું એટલે એમાં એટેક હતો એવું ડૉક્ટરનું કહેવું છે. એવી એટેક હતો અને એની એટેકમાં મેઇન જે નળી હોય એ મેઇન નળી બ્લોકેજ હતી એટલે એ નળી ખોલી ડૉક્ટરે ખોલી પાછી હરખું કરી અને પાછું એને જે પેશન્ટ છે એ બાથરૂમમાં બી ગયા જઈને આવ્યા એ વાતો બી કરી પછી પાછું નાનો મોટો કંઈ એટેક આવ્યો એવું ડાક્ટરનું કહેવું છે ટેકનિકલ રીતે અને પેશન્ટ એક્સપાયર થયા. મને એમના સંબંધીએ મને ફોન બી કર્યો હતો સવારે કોઈ ડાક્ટર હાજર નથી. મેં ફોન કર્યો એટલે કાર્ડિયોલોજી ડૉક્ટર હાજર હતા પેશન્ટની સાથે બેઠા હતા એટલે મેં પાછો એમનો ફોન કરીને કીધું 7 મિનિટ પછી કે ભાઈ ડૉક્ટર ત્યાં હાજર છે અને સારવારની કામગીરી ચાલુ છે એટલે જે કંઈ થાય એટલે બચાવવાના પ્રયત્ન સ્વાભાવિક છે. હવે અમે તો અહીંયા સિસ્ટમ એવી છે કે કોઈ પણ દર્દી ઇમરજન્સીમાં આવે એટલે પહેલાં સારવાર સીધી જ કરવી છે. કોઈ દિવસો કે પૈસા છે કાર્ડ છે કે નથી એ કોઈ દિવસ કરતા નથી. અમારી તો સંસ્થાની આ વર્ષો પરિવારજનો બેદરકારીનો આક્ષેપ કર્યો છે ડોક્ટરો ઉપર. આ અંગે મેનેજમેન્ટ શું કાર્યવાહી કરી છે? એ અમે તો એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ આ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવડાવો અને પોસ્ટમોર્ટમ થશે અને એમાં જે કંઈ નીકળતું હોય ને જે કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસ કરશે એમાં અમે એમાં સપોર્ટ કરવા બેદરકારી દેખાડતી તબીબો સામે મેનેજમેન્ટ કોઈ કાર્યવાહી કરશે નહીં. જે કંઈ દાખલા તરીકે જે કંઈ કાર્યવાહી દાખલા તરીકે મેનેજમેન્ટની પોલીસ કરશે ને મેનેજમેન્ટ સાથે કંઈ જે કંઈ અમારો જે આમાં દોષ લાગતો હશે કે જે દાખલા તરીકે જે લાગતું હોય કે ભાઈ ખરેખર કંઈ કરતા નથી એટલે અમે તો આ સિસ્ટમ અમારી અહીંયા છે કે જે કંઈ સારવાર કરીએ છીએ ખરેખર દર્દીને સારું કેમ થાય એ ધ્યેયથી કરી રહ્યા છે કે આ કોઈ અમે પોતે ડાક્ટરો છીએ સમજો અને 25 વર્ષથી આ હોસ્પિટલો ચલાવીએ છીએ. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ઉદઘાટન કર્યું તો તમે જોઈ શકો છો અને પછી બાજુ ત્યાં બીજી કોઠિયા હોસ્પિટલ બી છે એટલે અમે અમારું આ પ્રયત્ન છે કે પોલીસ કહે છે પરિવારજનોને શું આશ્વાસન આપો છો? તેમને ન્યાય માંગે છે પરિવારજનો તો સ્વાભાવિક છે કે એનું કોઈ માણસ એક્સપાયર થયું હોય તો ગમે હોય ઉંમર હોય નાની હોય કે મોટી હોય દરેકને દુઃખ હોય સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. એટલે અમે એને કહીએ છીએ કે તમે પોલીસ તમે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવો અને એનું જે લાગતું હોય જે રિપોર્ટ લાગતો હોય જે કાયદેસર કાર્યવાહી થતી હશે તો પોલીસ કરશે. સુરતમાં ફરી વ્યાજખોરોનો આતંક વધ્યો છે. મહિલાએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. કંટાળીને ઉંદર મારવાની દવા ગટગટાવી છે. 4 લાખ રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા અને દર મહિને 80,000 આપ્યા છતાં પણ પૈસાની માંગણી કરી હતી. પૈસા ન આપતા અભદ્ર શબ્દો પણ કહ્યા હતા.
जी आपका नाम? नूरजहां। आपने कितने रुपए लिए थे और कब लिए थे? मैंने 2 बरस पहले से 4 लाख रुपए लिए थे, वो टुकड़े टुकड़ों में लिए लेते हैं। कितने टके पे लिए थे और किससे लिए थे? उसने 1 लाख पे 30,000 रुपए लेती थी। हर महीना में कितना देते थे? 80,000 रुपए देती थी मैं उसको, और 80,000 रुपए देने के बाद उसको जो पैसे 2 दिन 3 दिन लेट होते थे, 10,000 एक दिन के पेमेंट लेती थी मेरे से वो। आज आपने क्यों ऐसा कदम उठाया, क्या कारण था इसका? मेरे से पैसे मांगते थे, मैंने 2 दिन की मुद्दत मांगी, तो 12 बजे फोन आया कि पैसे हुए तेरे से, तो मैंने कहा नहीं जनाब पैसे तो मेरे से नहीं हुए, मैं तुम्हारे को कर देती। तो फिर उसका 2 बजे फोन आया। किससे पैसे लिए थे? जरीना से लिए थे। जरीना का फोन आया था मुझे 12 बजे, तो यूँ कहे तू 2 बजे तक के मेरे वहाँ नहीं आती, तो मैं तेरे वहाँ फिर आती हूँ, तो तेरे वहाँ आऊंगी तो धमाल करूंगी, स्कूल आऊंगी। मेरी बेटियों की धमकी देती थी, मेरे को जान से मारने की धमकी देती थी, फिर टॉर्चर करी इसने, तो मैंने इसके डर के मारे दवा पी लिया। ये जरीना है कौन? जरीना मेरे घर के पीछे वो ब्याज खोरी है, सबको ब्याज से पैसा फिराती है, सबको देती है ब्याज से पैसा। कितने कितने टके से पैसे दिए हुए? अब वो दूसरों को क्या टके से मुझे नहीं खबर, पर मेरे से कुछ तो इतने लेती है, मैं 2 दिन 3 दिन लेट होती हूँ तो पेमेंट भी मेरे से लेती है इतना। कौन सी दवा आपने पी थी? चूहे मारने की दवा, ये मेरे पास भी है दवाई। कहाँ पे आए थे आज आप? आज आप कहाँ पे आए थे, डॉक्टर ने क्या बोला? हम ये सिविल में आए थे शनिवार के दिन, मैंने दवा पी थी, डॉक्टर ने सब मेरा इलाज करा, यहाँ पे जब दवाई काढ़ी। अभी तक आपने कितने पैसे दे दिए? अभी 2 बरस से मैंने उनको ऐसे 1,000 रुपए दिया, तो कम ही समझ लो मैंने कितने दिया, गिनती लगा के। मांग क्या? मेरी मांग ये बस मुझे इंसाफ चाहिए, या फिर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेला है, मेरे बच्चों की धमकी, मेरे नाती नवासों की धमकी, हर एक की धमकी देता है, हमारे जहाँ काम करता है, मैं ये भाई पास जाऊंगी, मैं भाई पास जाऊंगी। मैंने कहा कोई बड़ों को इसमें बैठ के अपने मसला हल कर लेते, कोई बड़ों को बैठ के मसला हल कर लेते। यूँ तेरे बड़े क्या करेंगे, इनसे कुछ टूटेगा नहीं, सब मेरे तो भाई लोग मेरे इसमें है। यूँ कहा मैं इतना डरावे, इतना धमकावे, इनके डर से मैंने दवा पी लिया, क्योंकि ये नहीं कहती मैं तेरी इज्जत मरने से नहीं डरती, पर मैं तेरी इज्जत पे वार करूंगी। क्या मांग? मेरी मांग में यही मांग है कि मेरा खुद का घर भी चला गया, मेरा खुद का घर, मैं भाड़े के घर में आके इसको पेलेंटी दे के मैं कंटाल गई उससे, और ये कोई चीज में हार नहीं मानती, उसके हाथ तोड़ती, पाँव पड़ती कि जन्ना बना मेरे पास नहीं जा, 2 दिन रुक जा, 3 दिन रुक जाओ, हाथ पाँव जोड़ती नहीं तो रुकती भी। पुलिस स्टेशन मैंने ये, हाँ ये चौक बाजार में ना, हाँ वहाँ पुलिस स्टेशन में करेला मैंने। हाँ पुलिस केस करने के बावजूद भी 19,000 रुपए दे चुकी उसको, वो उसका गूगल है मेरे पास, मेरे को समझ आई पर बहुत देर से आई, जब कुछ सब लूट गया उसके बाद मेरे दिमाग में सब आया। और भाई मैंने पुलिस केस करने के बाद भी 19,000 रुपए इसको ब्याज दिया, तो भी ये मानती नहीं, मेरे से जितना इतना मैंने एक बार 4,000 दिया, 5,000 का भी गूगल है मेरे पास, 10,000 का भी गूगल है मेरे पास। पुलिस केस करने के बावजूद भी मैंने इसका डर मेरे दिल में इतना बढ़ गया है कि मैंने इसको 19,000 रुपए केस करने के बाद भी दिया। और वो कहते गुंडों से उठा दूंगी, मेरी छोकरियां 5-5 है ना, उनका धमकियां देती है, ये तो मैं सब चीजों डर गई थी। मैंने सबने मुझे, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे को सपोर्ट करा, कहीं इज्जत से खेलेंगे तो कहीं इज्जत से खेलने, तो जो भी होगा देखा जाएगा, पर तुम पुलिस केस करो। अभी तक ब्याज वालों के लिए सब निका, सबने बहुत हिम्मत दिया, तो मैंने केस करा, फिर तो इतनी धमकी दी कि मेरे को जहर पीना पड़ा। ठीक है। नूरजहां शेख इकबाल। दवा खाई थी, किस कारण से आपको खाना? वो जरीना बहन ने कह के मेरे को 12 बजे फोन 4-5 दिन से उनके फोन आ रहे थे कि मेरे को एसी, कपड़े धोने का मशीन और फ्रिज दिला दे हफ्ते से। मैंने उनको टू व्हीलर भी दिलाई लिए, 40,000 डाउन पेमेंट भर के, मैं 25 उसका हफ्ता भरती हूँ। उनको 2 गाड़ी 2 व्हीलर दिलाई, उनको टीवी उतार के दिया उनको, कहते एसी, फ्रिज और कपड़े धोने का मशीन तेरी बहू की डॉक्यूमेंट पे, तेरे डॉक्यूमेंट पे, तेरी बेटी के डॉक्यूमेंट पे आज दिला दे। तो मैंने कहा जरीना पर मेरे पास तो नहीं होगी, जाके रुक जा 2-3 दिन। तो बहुत 2 दिन रुकी वो, तो मेरे को बहुत गाली गलौज करी, बहुत गंदा बोली, मेरे को धमकियां दी, मेरी छोकरियों की धमकियां दी, इनके सौरे में जाने की धमकियां दी, सब बोला इसने मुझे। फिर उसने यूं कहा कि आज 12 बजे, अभी 12 बजे फोन आया उसका मुझे। રાધનપુર ખાતે આવેલું રેડ ક્રોસ ભવન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા કૌશલ્ય તાલીમ શિબિર ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રાધનપુર નગરપાલિકા અને પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાધનપુર ખાતે આવેલું રેડ ક્રોસ ભવન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા કૌશલ્ય તાલીમ શિબિર ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રાધનપુર નગરપાલિકા અને પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું।
રાધનપુર નગરપાલિકાની અંદર કોંગ્રેસનું સારું શાસન પૂર્ણ થયા બાદ વહીવટદારનું શાસન આવ્યા પછી રાધનપુરની જનતા તાહીમામ પોકારી છે, એના સામે રણનીતિ નક્કી કરવા આપે આજ બેઠક કરી છે, શું કહેવા માંગો છો? આજે અમારી તાલીમ શિબિર હતી. કોંગ્રેસના અમારા સિનિયર આગેવાનો, અમારા માજી કોર્પોરેટરો, માજી નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ, હોદ્દેદારો અને અમારા પાર્ટીના વર્કરોની આજે એક તાલીમ શિબિર હતી કે આગામી ચૂંટણી કયા મુદ્દા ઉપર લડવી, કઈ રીતે લડવી, કાયદાકીય કયું ધ્યાન રાખવું, કઈ રીતે સર્ટિફિકેટો તૈયાર રાખવા, પ્રજાના વચ્ચે શું વાત લઈને જવી અને ગામના જે મેઇન પ્રશ્નો છે. તો રાધનપુરનો મેઇન પ્રશ્ન પીવાનું મીઠું પાણી સમયસર લોકોને મળે, ખુલ્લી ગટરોથી કાયમ માટે છુટકારો થાય, રોડ રસ્તા સારા બને અને સ્ટ્રીટ લાઇટ, આ મેઇન પ્રશ્નો સાથે આરોગ્ય માટે સારા દવાખાવાની વ્યવસ્થાઓ થાય. એ જ અમારા મેઇન પ્રશ્નો લોકો સમક્ષથી આવ્યા છે અને એના પર કોંગ્રેસ ધ્યાન કરીને ઇલેક્શન લડવાની છે. નગરપાલિકા 100% કોંગ્રેસની બનવાની છે. અમારી કોંગ્રેસની જે ટીમ છે અહીંયાની સ્થાનિક ખૂબ તાકાત કરી અને પ્લાનિંગ કરી રહી છે. 100% કોંગ્રેસ જીતશે એનો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. કેવા પ્રકારના ઉમેદવારો પસંદ કરવામાં? કોંગ્રેસના ઉમેદવારો કાયમ માટે સ્પષ્ટ અને સારા જ હોય છે અને ગરબા ગાવાવાળા હોતા જ નથી. અમે લોકોના વચ્ચે કામ કરવાવાળા લોકો છીએ અને પ્રજાના સેવક તરીકે કામ કર્યું છે. એકદમ સનિષ્ઠ લોકો અને પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાયેલા લોકોની જ પસંદગી કરવામાં આવશે. એના માટેની અમારી કસરત ચાલુ છે. રાધનપુરની નગરની જનતા ચાન્સ કોંગ્રેસને આપશે તો કેવા પહેલાં કામો કરશે? રાધનપુરની નગરપાલિકાની પ્રજાએ કોંગ્રેસને ગયા વખતે પણ આશીર્વાદ આપ્યા છે, મને પણ આશીર્વાદ આપ્યા હતા, ધારાસભ્ય બનાવ્યા હતા, ફરીથી આશીર્વાદ આપશે એનો મને વિશ્વાસ છે. નગરપાલિકામાં સૌથી પહેલાં લોકોને મીઠું પાણી મળી રહે અને ગટરની જે ખુલ્લી ગટરોની જે તકલીફ છે એમાંથી મુક્ત થાય, સાફ સફાઈ કાયમી વ્યવસ્થિત રીતે આયોજનપૂર્વક મેનેજમેન્ટ સાથે થાય, જેથી લોકોની વ્યવસ્થા થાય. અહીંયા સૌથી મોટી જરૂરિયાત યુવાનો માટે એક સારું પ્લેગ્રાઉન્ડ કે ટ્રેક નથી, એ બધી જ વ્યવસ્થાઓ સારી રીતે થાય એના ઉપર કોંગ્રેસ ધ્યાન આપશે. ખેડૂતો દિલ્હી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જો તમે નોઈડાથી દિલ્હી અને દિલ્હીથી નોઈડાની મુસાફરી કરો છો તો ધ્યાન આપો. હકીકતમાં નોઈડા, ગ્રેટર નોઈડા અને યમુના ઓથોરિટી વિસ્તારના લગભગ 1 લાખ ખેડૂતો તેમની વિવિધ માંગણીઓ માટે આજે એટલે કે સોમવારે 2 ડિસેમ્બર 2024 દિલ્હી તરફ કૂચ કરશે. ખેડૂતો જ્યારે દિલ્હી જાય છે ત્યારે બોર્ડર પર જમા થઈ જાય છે. ત્યારે આવી સ્થિતિમાં નોઈડા પોલીસ ઘણા માર્ગો પર ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરે છે. પોલીસે આ અંગે એડવાઇઝરી પણ જારી કરી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જ્યાં પણ પોલીસ અને પ્રશાસનની ટીમ અમને રોકશે ત્યાં અમે આત્મસમર્પણ કરીશું અને આજ અચોક્કસ મુદ્દત સુધી બેસીશું. આપમાં જોડાયા બાદ અવધોજાએ કહ્યું કે હું અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાનો આભાર માનું છું. તેમણે મને રાજકારણમાં આવવા અને શિક્ષણ માટે કામ કરવાની તક આપી છે. આજે હું મારી રાજકીય ઇનિંગની શરૂઆત પર એક વાત શેર કરવા માંગુ છું. હું માનું છું કે વિકાસ રાજકારણમાં આવવાનો મારો શ્રેષ્ઠ ઉદ્દેશ શિક્ષણ છે. સાંભળો અવધોજા શું બોલ્યા.
मैं अवसर से अनुरोध। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोज़गार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में लाया जाए ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी। और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर हमारे साथ देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और शिक्षक अवध ओझा जी साथ में बैठे हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि आज से अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारे अवसर पर बहुत सारे नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रूप से अवध ओझा जी की ज्वाइनिंग को लेके बहुत उत्साहित हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दिन है, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर रखा है।
अगर मेरे सामने कोई ऑप्शन हो कि राजनीति को चुनना है या शिक्षा को चुनना है, तो शायद मैं शिक्षा पर काम करते हुए आगे निकल जाऊंगा राजनीति की जगह। वही जज्बा, वही समर्पण शिक्षा को लेके, और अभी तक की पूरी जिंदगी में वही काम मैंने अवध ओझा जी का देखा है। करोड़ों युवाओं को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि अपने काम से उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है। और उसके अलावा भी जिस तरह का काम उन्होंने ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करते हुए किया है, तो वे एक बहुत बड़े शिक्षक हैं। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी ज्वाइनिंग से हम सब बहुत एनरिच होंगे, देश का शिक्षा तंत्र बहुत मजबूत बनेगा। ભાજપના સબબરો પછી લૂંટ અને ભ્રષ્ટાચારનું લાયસન્સ મેળવો। ભાજપના એક નેતા એક કંપની બનાવી અને પૈસા આપવા 2 વર્ષની બમણી રકમ લેવાની સ્કીમ ચલાવી। ખેડૂતો, ગરીબો, પેન્શનરો અને તેમના શબ્દોથી પ્રભાવિત થયા અને બધાએ તેમની યોજનામાં 6000 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું। આવા આક્ષેપ સાથે શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાજપા પર આકરા પ્રહાર કર્યા। સાંભળો। बीजेपी का पट्टा पहनो, भाजपा का पट्टा पहनो, भाजपा का सदस्य बनो और लूट और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लो। ये लगातार चल रहा है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा भाजपा का नेता जो टॉप मोस्ट लीडर के साथ रहता है, बीजेपी का पट्टा पहन लो, बीजेपी का सदस्य बन जाओ और फिर लूट और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लो। ये लगातार चलता रहता है। आज मैं आपके सामने जिसकी बात कर रहा हूं वो भाजपा का एक ऐसा नेता जिसके संपर्क, जिसकी फोटोज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसने एक ऐसी स्कीम चलाई कि आप पैसा रोको मेरे पास, BZ कंपनी बना के कि आप मेरे पास पैसे रोको और 2 साल में दुगने करके ले जाओ। 2 साल में दुगने। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई पैसे लगाएं और 2 साल में दुगने हो जाए, वो स्कीम तो है नहीं, पर यहां पे स्कीम चली और आपको ताज्जुब होगा। किसान, मिडिल क्लास, गरीब, पेंशनर, रिटायर्ड लोग, ये सब इसमें पैसे लगाने लगे कि 2 साल में अगर पैसे दुगने हो जाते हैं, और जिसकी कंपनी है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो पैसे तो नहीं डूबेंगे। आपको ताज्जुब होगा जान के 6000 करोड़ 6000 करोड़ रुपए मिडिल क्लास गरीब लोगों ने 2 साल में दुगने हो जाएंगे करके उसमें पैसे लगाए, और वो 6000 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया, मिल नहीं रहा पुलिस को। CID क्राइम ने जब लोगों ने आवाज उठाई तो केस दर्ज की है, और मैं जरा उनका चेहरा आपको दिखाना चाहूंगा। जरा फोटोग्राफ्स नंबर 1। ये शख्स है भूपेंद्र जाला, भाजपा की टोपी, भाजपा का पट्टा और 6000 करोड़ की टोपी पहना के अब ये गायब है। नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, इनके साथ ये शख्स है और इनको शील्ड अर्पण कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी। इसके बाद नेक्स्ट, ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, और ये 6000 का चूना लोगों को लगा के निकल जाने वाला बीजेपी का नेता है। नेक्स्ट, ये अमित शाह जी बैठे हैं यहाँ पे,
और जो येलो शर्ट में इसके सर के ऊपर जो खड़ा है, जिसके ऊपर क्राउन दिख रहा है, वो वही आदमी है जिसने बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी ने उसका उपयोग किया। क्या फायदा मिला क्या नहीं मुझे पता नहीं, पर लोगों के 6,000 करोड़ इसने गायब करवा दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट और आगे रुकिए। ये जो स्कीम चलाने वाला आदमी फंक्शन रखता है, उसमें समारोह के अध्यक्ष, ये इनका इनविटेशन कार्ड है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, वो समारंभ के अध्यक्ष हैं। चीफ गेस्ट गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर भाई डिंडोर चीफ गेस्ट हैं। दूसरे चीफ गेस्ट यहाँ पे भाजपा के प्रदेश महामंत्री रजनी भाई पटेल हैं। फिर एक और ये भिखू सिंह परमार जो सेकंड में लिखा है, वो सिविल सप्लाई के मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो हैं। एक और चीफ गेस्ट वो कौशल्या कुंवर बाप, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। फिर वाइस चांसलर ऑफ उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी डॉक्टर रोहित एन देसाई। ये 5 चीफ गेस्ट हैं। नेक्स्ट पेज करो। यहां पे 2 मेंबर पार्लियामेंट और 11 अतिथि, उस कार्ड के अंदर 11 विधायक भाजपा के और 2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के, ये इधर है। अब कोई भी सीधा साधा इंसान, फ्रॉड आदमी नहीं समझेगा, इसके ऊपर विश्वास करेगा कि जहां पे चीफ मिनिस्टर से लेके एमपीज, सेंट्रल मिनिस्टर और इतने सारे लोग जिसके फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, उसके ऊपर आप सब समझ सकते हो कि कोई भी इंसान इसके ऊपर भरोसा करेगा। और इसी के चलते 6,000 करोड़ मिडिल क्लास गरीब लोगों के डूबे हैं। भाजपा ने ये स्कीम चलाई है। मोदी जी पहले कहते थे चुनाव के वक्त, एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा। देश की जनता ने सोचा समझा कि सबको जेल में डालेंगे, पर वो उनका कहना था कि एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा, सबको बीजेपी में ले लूंगा। तो जितने भी हैं वो बीजेपी में गए और अपनी दुकान चलाते हैं, लोगों के करोड़ों ले लेते हैं और फुर्स से बाहर उड़ जाते हैं। और उसका फायदा बीजेपी को बताना चाहिए कि बीजेपी को कितना मिल रहा है। आप सबको याद होगा, मैंने पूरे एविडेंस के साथ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की एफिडेविट के साथ आपको यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था कि नीट का पेपर लीक का एपी सेंटर गुजरात में है, और जो मेन पकड़े गया, जेल के पीछे गया, वो बीजेपी का नेता है। और उनका क्या पोजीशन थी मैंने आपको बताई थी। उसी वक्त पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिस स्कूल ने ये सारा फ्रॉड किया और आज भी जेल के अंदर है, उसके फंक्शन में चीफ मिनिस्टर भाजपा के, सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी के उसके फंक्शन में गए थे। सारे फोटोग्राफ्स मैंने उस वक्त भी बताए थे। सूरत में ड्रग्स जिनसे पाई गई वो भाजपा का नेता निकला, और ड्रग्स की सप्लाई करने वाला बीजेपी का ये आदमी, जिसके सारे फोटोग्राफ्स और बीजेपी से संपर्क पूरा पाया गया। तो यही है कि फ्रॉड करने वाले, चोरी करने वाले कहीं ना कहीं इसी के साथ मिलते हैं। ये 6,000 करोड़ रुपए लोगों के डुबाने वाला अब उसकी
सही जांच हो ये जरूरी है, क्योंकि यहां जो कार्ड में नाम है, मुझे किसी ने बताया कि मिनिस्टर के परिवार के सदस्य भी इनके साथ जुड़े हैं। तो अगर गुजरात की पुलिस या कोई तोता यहां से जांच करेगा तो गरीब के पैसे वापिस आना नहीं है। इसी को चलते हम मांग करते हैं कि अगर बीजेपी सही में न्याय दिलाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए सीबीआई की जांच हो, ताकि 6,000 करोड़ का मामला है, गरीब लोगों के पैसे हैं, तो वहां पे इसकी जांच सही हो, ये हम मांग करते हैं। 3,000 इनके एजेंट्स थे। एजेंट्स को 5% से लेके 25% तक कमीशन मिलता था। एजेंट को एक गोवा ले जाता था घूमने, और अगर आप ज्यादा पैसा लाके इकट्ठा करके देते हो तो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी। थोड़ा कम लाए हो तो आपको छोटा एसयूवी मिलेगा, और उससे कम पैसे लाए हो तो आपको 4 व्हीलर छोटी गाड़ी मिलेगी। माने एजेंट्स के लिए स्कीम थी। और इसी को चलते गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के 6,000 करोड़ बीजेपी से जुड़ा हुआ ये फ्रॉड आदमी लेके गया है। अगर किसी की तस्वीर किसी कांग्रेस वाले के साथ दिख जाती है तो बीजेपी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट छत पे चढ़ के चिल्लाता है कि ये तो कांग्रेसी है। भैया, यहां तो आपका नेता है, खेस है, टोपी है, सीएम है, सेंट्रल मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर्स है, एमपीज है, एमएलएज है, सब है। तो भाजपा जवाब दें कि क्या रिश्ता है इनका, क्यों गए भैया आप? अगर कॉमन मैन है और सीधा कोई सदस्य बन गया है तो उसके लिए क्या आपके बड़े बड़े लोग, क्या अमित शाह उससे मिल लेता क्या? अपने साथ फोटो हो जाती क्या उनकी? तो ये सारी चाल चलन और चरित्र दिखाता है। मैं खुद भी एक मिनिस्टर रहा हूं गुजरात में। गुजरात में ये परंपरा रही कि अगर मंत्री या मुख्यमंत्री को कहीं जाना है तो किसी पब्लिक फंक्शन में किसी ने इनवाइट किया है तो आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पहले जांच करता है। मैंने खुद काफी मेरे प्रोग्राम ऐसे लिए हुए कैंसिल किए थे जब आईबी ने कहा कि साहब आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो उसका ये ऑर्गेनाइजर का चाल चलन या चरित्र हमें ठीक नहीं लगता है, तो हम नहीं जाते थे। तो क्या जहां मुख्यमंत्री जाते हैं, जहां सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं, जहां देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, उनके साथ फोटो निकल रही है, तो क्या आईबी ने नहीं बताया था कि बीजेपी का पट्टा पहना हुआ आदमी, बीजेपी की टोपी पहना हुआ, केसरी टोपी पहना हुआ आदमी 6,000 करोड़ की टोपी लोगों को पहना के गरीब, मिडिल क्लास, किसान, रिटायर्ड, टीचर्स, इनके पैसे हत्या सकता है। यहां आप मत जाइए। ये इंफॉर्मेशन आईबी ने क्यों नहीं दी, और दी तो ये नेताओं ने क्यों नहीं मानी, उसका जवाब भी भाजपा दें, ये मैं मांग करता हूं। ગુજરાતના માછીમારો છે પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે તેમની ચિંતા કરવાનો એક પ્રશ્ન આજે રાજ્યસભામાં ઉઠવા પામ્યો છે। પ્રશ્નમાં પૂછવામાં આવ્યું કે ગુજરાતના કેટલાક માછીમારો પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે। ભારત સરકારે પ્રશ્નના જવાબમાં લેખિતમાં સ્વીકાર્યું કે 1 જુલાઈ 2024ની જે યાદી પ્રાપ્ત થઈ છે તે પ્રમાણે ભારતના કુલ 211 માછીમારો પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે। આજે રાજ્યસભામાં ગુજરાતના માછીમારો જે પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે એમની ચિંતા કરતો મારો એક પ્રશ્ન હતો। મેં પૂછ્યું હતું કે કેટલા માછીમારો ગુજરાતના પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે। ભારત સરકારે મારા એ લેખિત પ્રશ્નમાં સ્વીકાર્યું છે કે 1 જુલાઈ 2024ના જે યાદી પ્રાપ્ત થઈ છે એ પ્રમાણે
કુલ 211 માછીમારો ભારતના પાકિસ્તાનની કેદમાં છે અને એમાંથી 139 માછીમારો આપણા ગુજરાતના પાકિસ્તાનની કેદમાં બંધ છે. મેં માંગણી પણ કરી છે કે આ માછીમારોને તાત્કાલિક છોડાવવા માટે, કારણ કે ભૂલથી બોર્ડર ક્રોસ કરીને જાય તો પાકિસ્તાનના કાયદા મુજબ પણ સજા મર્યાદિત છે. એ સજાનો પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો હોવા છતાં ત્યાં કેસ ચાલતા નથી, અપીલો ચાલતી નથી. આપણી સરકારે કાઉન્સિલર એક્સેસ આપીને આ કેસોનો નિપટારો થાય એના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી પણ મેં માંગ વડાપ્રધાનશ્રી અને વિદેશ મંત્રીશ્રી પાસે કરી છે. કોંગ્રેસની સરકાર કેન્દ્રમાં હતી ત્યારે માનનીય મનમોહનસિંહજી અને સોનિયા ગાંધીજીને મળીને એક પાકિસ્તાનની કેદમાં આપણા માછીમાર હોય તો એમને સંદેશા વ્યવહાર પોતાના પરિવાર ઘર સાથે થઈ શકે એટલા માટે ટપાલ વ્યવહાર ચાલુ કરાયો હતો કે ગુજરાતમાંથી માછીમાર પરિવારના ઘરના સારા નરસા સમાચારો એના સુધી પહોંચે એટલા માટે ટપાલ કેદમાં જઈ શકતી હતી પાકિસ્તાનમાં, અને પાકિસ્તાનમાં રહેલા કેદી પોતાના ઘરના સભ્યોને ટપાલ લખીને પોતાને જે તકલીફો છે અથવા પોતાની જે કાંઈ પરિસ્થિતિ છે એની વાત કરી શકતા હતા. અને પરિણામે ક્યારેય આપણા કેદી પાકિસ્તાનના કેદમાં રહ્યા હોય એની કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો કુટુંબ સુધી પહોંચતી અને સરકારના કાન સુધી પણ પહોંચતી હતી. મારા આજના પ્રશ્નના જવાબમાં ભાજપની સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે પાકિસ્તાનની સરકારે હવે આપણા ગુજરાતના કેદીઓ કે ભારતના કેદીઓ ત્યાં છે એની સાથે ટપાલ વ્યવહાર બંધ કરી દીધો છે. આવો એકતરફી ટપાલ વ્યવહાર બંધ ના થઈ શકે. આપણી સરકારે લાલ આંખ કરવી જોઈએ, 56ની છાતી બતાવવી પડે. પાકિસ્તાનમાં રહેલો આપણો કોઈ ગુજરાતી કે ભારતીય કેદી પોતાના ઘર પરિવાર સાથે સંપર્ક પણ ના કરી શકે. આ માનવ અધિકારનો પણ ભંગ છે. જરૂર પડે તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પણ આ મુદ્દો ઉઠાવીને એકબીજા પરિવાર અને કેદી વચ્ચેનો, કારણ કે આ કોઈ આતંકવાદીઓ નથી, ભૂલથી માછીમારી કરતા સરહદ ક્રોસ કરીને ક્યારેક ન કરી હોય તો પણ પાકિસ્તાન મરીને ઉઠાવીને લઈ જાય છે. આ માટેની માંગણી આજે મેં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને પણ ઈમેલ કર્યો છે અને મારા પ્રશ્નનો જવાબ પ્રાપ્ત થયા પછી વિદેશ મંત્રાલયને પણ લખ્યું છે કે તાત્કાલિક આ અંગેની ચિંતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર સેવે. જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ જાતિ ગણતરીની વાત કરી તો નરેન્દ્ર મોદી કહ્યું કે દેશને તોડવાની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ દેશ તોડવાની નથી, પરંતુ દેશને એક કરવાની વાત રાહુલ ગાંધીએ કરી છે. જાતિ વસ્તી ગણતરીમાં કોની કેટલી ભાગીદારી અને કોનો કેટલો હિસ્સો છે તે પણ જણાવી દઈશું, જેથી તેમના માટે વધુ સારું કામ થઈ જાય. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે શું બોલ્યા સાંભળો. नैतिकता बात बहुत करते हैं ये और बार बार अनैतिकता काम करते हैं. बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है. कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से. और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है. जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए. और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है. और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे. ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं. और आपका हकूक चुराती है
और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो कौन? मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो यह सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे। और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे। उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के, कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का, सॉरी, आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, हाँ, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी
उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं, और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेशની યોગી સરકારે પ્રયાગરાજના મહાકુંભ મેળાના વિસ્તારને લઈ નવો જિલ્લો જાહેર કર્યો છે। હવે મહાકુંભ સુધી યુપીમાં 75 નહીં 76 જિલ્લા હશે। આ અંગે જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। તમને જણાવી દઈએ કે મહાકુંભને લઈને નવા જિલ્લાનું જાહેરનામું બહાર પાડવાની હાલ પરંપરા ચાલે છે। क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलिया पार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब बीड़ा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा, और कोई भी उद्यमी आकर के यहाँ पे इस लैंड बैंक में सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहाँ पर बीड़ा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था, और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई है। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंगूर उद्योग हो, केआर डिस्टिलरीज हो, यहाँ पे तत्वा प्लास्टिक हो, या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम
चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहाँ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया रास्ता, गुंडा रास्ता, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से उससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई। आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहां इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बेहतरीन माहौल हमने दिया तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं। इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो।
और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहाँ के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ MOU होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट को उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीता में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार को इंसेंटिव नहीं देती थी, घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार ने वायदा किया था, उनको ये इंसेंटिव यहाँ पर वितरित किए। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું નવા વિગત સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.